वर्तमान में 8वें राजकुमार के महल में बहुत से मांत्रिक थे। 8वां राजकुमार संभवतः सबसे बड़ी ताकत थी। ये सभी मांत्रिक गंभीर दिख रहे थे और उनके हाव भाव बहुत गरिमापूर्ण थे, लेकिन ऐसा लग रहा था जैसे वे सभी किसी गंभीर समस्या पर विचार कर रहे हों। क्या चौथे राजकुमार की योजना की भनक 8वें राजकुमार को लग चुकी थी और उसने इसी कारण ये बैठक बुलाई थी? क्या चौथा राजकुमार अधीश के पूरी तरह से तैयार होने से पहले ही अपनी चाल में कामयाब हो जाएगा? 8वें राजकुमार ने धीरे से मेज पर अपनी उंगलियां थपथपाई। उसकी निगाहें उपस्थित मांत्रिकों पर थीं। उसने फिर धीमी आवाज में कहा, मुझे अभी खबर मिली है कि 2 और मांत्रिक तपन और मांत्रिक मदन चौथे राजकुमार की जागीर में आ गए हैं। इस खबर को सुनकर कुछ मांत्रिक घबरा गए। जाहिर है कि वे इन 2 मांत्रिकों से परिचित थे। वे आपस में बातचीत करने लगे। एक मांत्रिक ने कहा, मैं विश्वास नहीं कर सकता कि ये वास्तव में वे 2 पुराने राक्षस तपन और मदन वापस आ चुके हैं। दूसरा बोला, इनकी उम्र सैकड़ों साल होगी, लेकिन ये कभी भी किसी मांत्रिक संगठन में शामिल नहीं हुए, यहां तक कि किसी गुट में भी नहीं। किसी भी तरह के लगाव के बिना अपना जीवन जी रहे हैं। वे निर्दयी प्राणी हैं। एक बार उन्होंने एक मामूली विवाद के कारण 5 मांत्रिक कुलों का सफाया कर दिया। हजारों मासूम लोग भी मारे गए। मांत्रिकों के बीच मदन और तपन कुख्यात थे। इसके अलावा वे 8वें स्तर के मांत्रिक थे। वे शक्तिशाली थे और अत्यंत क्रूर थे। कोई भी सामान्य मांत्रिक संगठन उन्हें अपने साथ शामिल नहीं करता था। इसी कारण सभी को आश्चर्य हो रहा था कि चौथे राजकुमार ने इन दोनों को अपनी ओर मिला लिया है। कक्ष में बैठे मांत्रिकों की प्रतिक्रिया देखकर 8वां राजकुमार परेशान हो उठा। फिर उसने आगे कहा, इससे भी बुरी खबर है। चौथे राजकुमार ने कुछ ही दिनों में हम पर हमला करने की तैयारी कर ली है। ठीक उसी समय जब महाराज शिकार यात्रा के लिए पूरे शाही परिवार को एक साथ आमंत्रित करने वाले हैं। ये सुनते ही सभी को एक झटका सा लगा। इनमें से कुछ मांत्रिकों ने 8वें राजकुमार से प्राप्त होने वाले विभिन्न पुरस्कारों के लालच में उसके प्रति निष्ठा की प्रतिज्ञा की थी, जबकि अन्य को 8वें राजकुमार द्वारा विभिन्न तरीकों से अपनी सेना में आने के लिए मजबूर किया गया था। हालांकि वे सभी जानते थे कि चौथे और 8वें राजकुमार के बीच एक अंतिम मुकाबला तय है, लेकिन ये इतने जल्दी होगा इसकी उन्होंने उम्मीद नहीं की थी। वैसे भी चौथा राजकुमार इस समय अपनी ताकत को बेहद बढ़ा चुका था और 8वां राजकुमार कुछ हद तक घबराया हुआ था। यह देखकर ही कई मांत्रिकों ने एक भी शब्द नहीं बोला। 8वें राजकुमार की आवाज और भी उदास हो गई। सर्पदेव, इस बारे में आपके क्या विचार हैं? सर्पदेव ने नजरें झुकाकर बस अपना सर हिला दिया, जैसे उसके पास इस समस्या का कोई हल था ही नहीं। एक लंबे समय के बाद एक मांत्रिक ने आगे बढ़कर कहा, महाराज, चाहे कुछ भी हो, हमें जल्दी तैयारी करनी चाहिए। हाँ, हमें वास्तव में जल्दी तैयारी करनी चाहिए। 8वां राजकुमार बोला, फिर अचानक खड़ा हो गया। उसके चेहरे पर आत्मविश्वास की चमक थी। उसने ऊंचे स्वर में घोषणा की, चौथा राजकुमार तैयार हो चुका है, तो मैं कैसे नहीं हो सकता? कोई तो होगा जो तपन और मदन से निपटेगा। जहां तक बाकी लोगों की बात है, तो आप सब जाइए और आवश्यक तैयारी कीजिए। हम केवल भाग्य के भरोसे नहीं रह सकते। जाओ और कुछ दिनों में अंतिम लड़ाई के लिए चुपचाप तैयारी करो। अंतिम लड़ाई? कमरे में मौजूद हर कोई अपने दिल में एक हल्का सा कंपन महसूस कर रहा था। 8वें राजकुमार और चौथे राजकुमार ने इतने वर्षों तक प्रतिस्पर्धा की थी और ये पहली बार था कि इस तरह के दृढ़ शब्दों का प्रयोग किया गया था। 8वें राजकुमार के आत्मविश्वास भरे लहजे ने कुछ मांत्रिकों को भी राहत महसूस कराई। क्योंकि 8वां राजकुमार इतने वर्षों तक चौथे राजकुमार से मुकाबला करने के लिए ही तैयारी कर रहा था, तो क्या अब वो घबरा जाएगा? शायद वो भी लंबे समय से मांत्रिक तपन और मांत्रिक मदन से निपटने के लिए एक शक्तिशाली मांत्रिक को खोज रहा था। सभा समाप्त हो गई थी। सभी मांत्रिक उठकर जाने लगे। कई मांत्रिकों के चले जाने के बाद केवल 3 7वें स्तर के मांत्रिक कमरे में रह गए। उनमें से एक ने पूछा, राजकुमार, हमने सुना है कि मांत्रिक सूर्यभान राजनगर आ चुका है। 8वें राजकुमार ने सिर हिलाया और कहा, हाँ, मांत्रिक सूर्यभान आ चुके हैं।
मेरे पास कोई और रास्ता नहीं है। मुझे तपन और मदन के संबंध में मांत्रिक सूर्यभान पर ही भरोसा करना होगा। ये सुनकर कि 8वां राजकुमार 2 8वें स्तर के मांत्रिकों तपन और मदन की जिम्मेदारी मांत्रिक सूर्यभान को सौंपने का इरादा रखता है, वे तीनों मांत्रिक थोड़े भड़क गए। आखिर गुरु सूर्यभान केवल 6ठे स्तर के मांत्रिक थे। ऐसे में 7वें स्तर के मांत्रिक इस निर्णय को अपना अपमान समझते थे। एक मांत्रिक ने राजकुमार से सीधे ही पूछ लिया, महामहिम, क्या 2 8वें स्तर के मांत्रिकों से निपटना, क्या ये मांत्रिक सूर्यभान के लिए एक मुश्किल काम नहीं होगा? क्या आपको उनके ऊपर इतना विश्वास है? विश्वास? 8वें राजकुमार ने दूर देखा और धीरे से अपना सिर हिलाया, जैसे वो गहरी सोच में डूबा हो। मुझे कोई भरोसा नहीं है, लेकिन इस समय मेरे पास और कोई रास्ता भी नहीं है। मांत्रिक सूर्यभान के अलावा आप में से कौन तपन और मदन से लड़ने के लिए तैयार है? तीनों मांत्रिकों को पहले से ही मांत्रिक तपन और मांत्रिक मदन की शक्तियों के बारे में पता था। इसलिए उन सभी ने एक दूसरे की ओर देखा और अपने सिर को हल्का सा हिलाया, जिसका मतलब था कि वे इस बारे में निश्चित नहीं है। उन्होंने आपस में बातचीत करके जवाब दिया, ठीक है, अब हम मांत्रिक सूर्यभान से मिलने जाएंगे और उसके साथ आगामी लड़ाई के बारे में चर्चा करेंगे। राजकुमार ने सर हिलाकर हामी भरी। उनमें से सबसे वरिष्ठ मांत्रिक बोला, चलो चलते हैं, तुम सब मांत्रिक सूर्यभान से मिलने के लिए मेरे पीछे आओगे। राजकुमार ने कहा, मैं भी आपके साथ चलूंगा। इतना कहकर वो भी तीनों के साथ कमरे से निकल आया। उधर अधीश ने कुछ ही दिनों में अपना नया रक्षा मंत्र उत्तम कवच विकसित कर लिया था। हालांकि इस बार उसे बहुत कड़ी मेहनत करनी पड़ी। अधीश की चेतना में थोड़ी हलचल हुई थी। तत्काल समृद्ध पृथ्वी तत्व उसकी चेतना में पहुंचे और एक नई मंत्र शक्ति तेजी से बनना शुरू हो गई। अधीश ने पृथ्वी तत्वों को मंत्र शक्ति में बदल दिया था। तीसरे स्तर से पृथ्वी प्रकार का मंत्र उत्तम कवच निर्माण आखिरकार सफल हुआ। अधीश ने राहत की लंबी सांस ली। मोकरा औषधि के लगातार 2 भाग लेने के बाद उसने अपनी दिमागी शक्ति में वृद्धि की थी। इस समय अधीश की चेतना में रोशनी के विभिन्न रंग झिलमिला रहे थे। यदि इसे आंखों से देखा जा सकता तो यह जानकर आश्चर्य होता कि इनमें से प्रत्येक रंगीन रोशनी एक मंत्र शक्ति का प्रतिनिधित्व करती है। 0 स्तरीय मंत्रों से लेकर तृतीय स्तर मंत्रों तक अब कुल मिलाकर 20 मंत्र अधीश के पास थे। उत्तम कवच के साथ अब उसके पास 21 मंत्र थे। 6 अलग अलग तत्वों के कुल 21 मंत्र। अधीश अपनी इस उपलब्धि से बहुत प्रसन्न था। वो सोच रहा था कि भविष्य में 4थे स्तर के मंत्र, 5वें स्तर के मंत्र और 6ठे स्तर के मंत्र, यहां तक कि 9वें स्तर के मंत्र तक होंगे। उस समय तक मंत्रों की संख्या कितनी अधिक हो जाएगी। फिर वो मंत्र संयोजन के बारे में भी सोचता था। ये संयोजन कर पाना ही एक महान मांत्रिक की विशेषता थी, लेकिन वास्तव में यह बेहद कठिन काम था। अपनी चेतना में एक से अधिक मंत्रों का एक साथ विलय वास्तव में बहुत कठिन था और कुछ एक मांत्रिक ही ऐसा करने में सफल हुए थे। यह आश्चर्य की बात नहीं है कि महान मांत्रिकों की संख्या बहुत कम है। अधीश अभी एक महान मांत्रिक के स्तर से अभी भी बहुत दूर था, इसलिए उसने तुरंत इन विचारों को अपने दिमाग से निकाल दिया। एक पल के इंतजार के बाद अधीश ने अपनी चेतना में उत्तम कवच के मंत्र आकृति को देखा और बिना देर किए ही उसका प्रयोग करके देखने के लिए मंत्र पढ़ने लगा। हल्की धूसर रंग की रोशनी तेजी से चमकी। पलक झपकते ही अधीश के शरीर की सतह पर एक कवच तेजी से संघनित हो गया। यह कवच अत्यंत भारी प्रतीत होता था। इसने अधीश के शरीर को पूरी तरह से लपेट दिया। इसे कवच कहा जा सकता है, लेकिन वास्तव में यह एक भ्रामक प्रकाश था। उत्तम कवच द्वारा किसी भी कोण से हमले को रोका जा सकता था। उत्तम कवच की शक्ति को परखने के बाद अधीश धीरे से उठ खड़ा हुआ। यह उत्तम कवच मूल रूप से तीसरे स्तर का मंत्र था। हालांकि इसकी रक्षात्मक शक्ति अत्यंत महान थी, फिर भी इसे परिपूर्ण समझा जाना कठिन था। फिर भी तीसरी श्रेणी का मंत्र कितना भी मजबूत क्यों ना हो, उसकी एक सीमा तय थी। लेकिन अधीश के पास एक अंधेरी शक्ति वाला सुरक्षा मंत्र भी था, पृथ्वी शरण। यह उत्तम कवच की ताकत को कई गुना बढ़ा सकता था और इसकी रक्षात्मक शक्ति में भी काफी सुधार कर सकता था।
केवल छठे स्तर से भी ऊपर किसी मंत्र का प्रभाव इसे तोड़ सकता था। कुल मिलाकर अब अधीश के पास एक विश्वसनीय कवच था और 7वें स्तर के नीचे किसी भी बल के पास उसे चोट पहुंचाने की लगभग शून्य संभावना होगी। फिर भी उसने अध्ययन जारी रखा और उसे एक और नई बात पता चली। इसका प्रयोग करने के लिए अधिक शक्ति की जरूरत नहीं पड़ेगी और इस तरह उसके पास एक से अधिक बार कवच के प्रयोग का मौका भी होगा। अब मैं 7वें स्तर के किसी भी मांत्रिक का सामना करने की हिम्मत रखता हूं। अधीश आत्मविश्वास से भर उठा। अब उसने उत्तम कवच का निर्माण पूरा कर लिया था और अपनी सुरक्षा की पक्की व्यवस्था कर ली थी। अब वो वास्तव में एक शक्तिशाली मांत्रिक समझा जा सकता था। तभी उसके मन में मांत्रिक निखिल चंद्र का ख्याल आया, जिसका नाम एक किंवदंती बन चुका था। निखिल चंद्र ने एक बार खुद चौथी श्रेणी का मांत्रिक होते हुए भी 7वीं श्रेणी के एक मांत्रिक को युद्ध में हराया और उसे मार डाला था। ये विचार आते ही अधीश के होठों पर मुस्कान दौड़ गई। अचानक उसे एहसास हुआ जैसे बाहरी बरामदे में कुछ लोग आए हैं। उसने झट से अपनी दिमागी शक्ति को जांच में लगा दिया। महामहिम 8वें राजकुमार? अधीश ने दिमागी शक्ति से चारों ओर जांच की और तुरंत पहचान लिया कि सामने चले आने वाला व्यक्ति 8वां राजकुमार था, जबकि उसके पीछे 3 मांत्रिक, 3 7वें स्तर के मांत्रिक थे जो अधीश से पहले मिल चुके थे। 8वां राजकुमार 3 7वें स्तर के मांत्रिक साथ लाया है। जरूर कोई बहुत बड़ी बात है, अधीश ने सोचा। अधीश झट से दरवाजा खोलकर बाहर आ गया। 8वें राजकुमार ने उसके आने की आवाज सुनी और सिर उठाया। अधीश को देखते ही वो मुस्कुरा दिया और बोला, मांत्रिक अधीश, पिछली बार जब मैं आया था तब आप सो रहे थे। अधीश कुछ हैरान हुआ। पता चला कि 8वां राजकुमार पहले भी आया था। ये वास्तव में बहुत खतरनाक बात थी। गहरी नींद में उसे कुछ भी पता नहीं चलता था। 8वें राजकुमार ने अधीश के आश्चर्य पर ध्यान दिया और कहा, पिछली बार मैं यहां मांत्रिक सूर्यभान के साथ आया था। अभी मांत्रिक सूर्यभान कहां है? अधीश ने राहत महसूस किया। फिर भी उसने फैसला कर लिया था कि भविष्य में वो कभी भी अपरिचित वातावरण में मोकरा औषधि का सेवन नहीं करेगा, क्योंकि ये बहुत जोखिम भरा था। इस बार वो भाग्यशाली था कि उसके गुरुजी वहां पर थे। महामहिम राजकुमार, आप गुरुजी से मिलने आए हैं? कृपया मेरे साथ आइए। अधीश ने 8वें राजकुमार के पीछे चल रहे तीनों मांत्रिकों पर नजर डाली। उनके भाव गंभीर थे। ऐसा लग रहा था कि सचमुच कुछ बहुत बड़ा घटित हुआ है, अन्यथा 8वां राजकुमार गुरु सूर्यभान से मिलने के लिए खुद नहीं आता। कुछ ही देर में वे चारों उस कक्ष तक पहुंच गए जहां आजकल गुरु सूर्यभान ठहरे हुए थे। कमरे के बाहर से अधीश ने धीरे से पुकारा, गुरुजी, महामहिम 8वें राजकुमार यहां आपसे मिलने आए हैं। अंदर आइए। कमरे के अंदर से एक धीमा लेकिन कठोर स्वर सुनाई दिया। फिर अधीश ने दरवाजा खोला और 8वें राजकुमार और उसके साथियों को लेकर कमरे के भीतर दाखिल हो गया। 8वें राजकुमार ने विनम्रता पूर्वक गुरु सूर्यभान को प्रणाम किया। मांत्रिक सूर्यभान, मैं आपको प्रणाम करता हूं। 8वां राजकुमार गुरु सूर्यभान का भयंकर रूप देखकर कुछ घबरा गया था, लेकिन उसने ये बात जाहिर नहीं होने दी। इसके बजाय उसका लहजा बहुत सम्मानजनक था। गुरु सूर्यभान ने कहा, क्या बात है राजकुमार, आप खुद यहां चले आए? सब ठीक है ना? गुरु सूर्यभान की तीसरी आंख थोड़ी खुल गई। महामहिम 8वें राजकुमार ने एक गहरी सांस ली और फिर कहा, कुछ दिनों में महाराज शाही परिवार को शिकार यात्रा के लिए इकट्ठा करेंगे। मुझे खबर मिली है कि उस दिन चौथा राजकुमार हम पर हमला करेगा। यह सुनकर अधीश को विश्वास नहीं हुआ कि वे वास्तव में इतनी जल्दी युद्ध करने जा रहे थे, इसलिए उसका दिल थोड़ा कांप उठा। लेकिन 8वें राजकुमार के स्वर में किसी तरह की घबराहट नहीं थी। वास्तव में यह एक महत्वपूर्ण घटना थी जो सिंहासन के भविष्य को निर्धारित करेगी। आखिरकार शाही परिवार के सदस्यों में जो सिंहासन के लिए प्रतिस्पर्धा करने की क्षमता रखते थे, वे केवल चौथे राजकुमार और 8वें राजकुमार ही थे। उन्हीं के पास ही ऐसी योग्यताएं और ताकतें थीं। कुछ देर विचार करने के बाद गुरु सूर्यभान ने कहा, आप मुझसे क्या चाहते हैं राजकुमार? मुझे किसके साथ युद्ध करना होगा? क्या होगा इस युद्ध का परिणाम जिसमें खुद गुरु सूर्यभान शामिल होने जा रहे थे? क्या 8वां राजकुमार सिंहासन पाने में सफल हो सकेगा? जानने के लिए सुनते रहिए द मैजिशियंस सीक्रेट,
सिर्फ और सिर्फ पॉकेट एफएम पर।